नमस्कार, मैं अभी हसन आपके अपने ही चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल का एग्ज़ाम है आपका, बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम देंगे। लेकिन उससे पहले हम एक मैराथन करा रहे हैं गणित पेडागोजी की, जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में पूछे जाते हैं हर बार, उन टॉपिक को मैंने लिया है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये समझ सको कि आपकी जो मैथ पेडागोजी है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। समिति समिति क्या है? जो किसी वस्तु को दो बराबर भागों में बांट दे। चौपड़ क्या है? 2D 3D आकृति की जानकारी दी जाती है। दोस्तों, जो हम इस मैराथन को कराएंगे वो स्पीड से कराएंगे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप इस मैराथन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम लगभग 3-4 बार इस वीडियो को पूरी देख के अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर ले। ठीक है, इस वजह से स्पीड से कराएंगे, और अगर आपको और स्पीड से चाहिए तो आप इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो अब समिति क्या है कि जब हम चीज़ को दो बराबर भागों में बांट दें, यानी कि इसको, जैसे कि मैंने इस रेक्टेंगल को दो बराबर भागों में बांट दिया, तो ये क्या हो गया? ये मैंने समिति कर दिया इसका। चौपड़ क्या? 2D 3D आकृति की जानकारी दी जाती है। अब 2D कैसा होता है और 3D कैसा होता है? 2D होता है दोस्तों ये, और 3D कैसे होता है? जो अब हमारी सेब, जिसमें हमें ऊंचाई भी दिखती है दोस्तों, LBH, यानी कि लंबाई, आधार और ऊंचाई, तीनों चीज़ दिखती है। तब हमारी क्या है दोस्तों? 3D, जिसमें हमारी दो चीज़ दिखे। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, वो क्या है हमारी दोस्तों? वो है हमारी 2D। इस बात को याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब चलते नेक्स्ट पॉइंट पर। डायरेक्ट पूछता दोस्तों इसमें पेपर में ऐसे, अबेकस, इसमें बच्चे को जोड़ घटाव, स्थानीय मान, जातीय मान आदि का ज्ञान दिया जाता है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। पेपर में पूछ सकता है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए इनमें से कौन सा प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन देगा दोस्तों, इनमें से समिति, चौपड़, अबेकस, इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना अबेकस। अबेकस क्या है? दृष्टिबाधित छात्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अबेकस एक खिलौना टाइप का होता है, जिसमें इस तरीके की एक रॉड लगी होती है। ठीक है, अब इस रॉड में क्या है? इसमें छोटे छोटे बीट्स लगे होते हैं, एंड जो इधर से इधर जा सकते हैं और इधर से इधर जा सकते हैं। आपने देखा भी हो दोस्तों, ये छोटे छोटे प्ले स्कूल में वो अबेकस ही होता है आखिर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। जियो बोर्ड, आधारभूत ज्यामिति का ज्ञान दिया जाता है। केवल 2D आकृति का ज्ञान दिया जाता है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए प्रयोग किया जाता है। जियो बोर्ड क्या है दोस्तों? इसमें दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए प्रयोग किया जाता है और 2D आकृति का ज्ञान दिया जाता है। 2D वही दोस्तों जिसमें लंबाई और चौड़ाई की बात हो, बस ऊंचाई ना हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। जियोजेब्रा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। 2D या 3D आकृति का ज्ञान दिया जाता है। जब दोस्तों हमारी बात आए कि 2D और 3D आकृति का ज्ञान दिया जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा, तो आपको याद रखना है जियोजेब्रा। ठीक है, चलते ग्राफ पेपर पर। इसमें दशमलव संख्या का ज्ञान दिया जाता है। ग्राफ पेपर कैसा होता है दोस्तों? एक इस तरीके का पेज होता है और इसमें डॉट डॉट करके छेद होते हैं। तो इसमें क्या है? दशमलव का एक हमें वो पता चलता है कि दशमलव कहाँ लगाने हैं। ठीक है, चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। डॉट पेपर, ज्यामिति, आकृति तथा अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का ज्ञान दिया जाता है। समिति पढ़ाने के लिए भी डॉट पेपर का प्रयोग किया जाता है। डॉट पेपर भी इसी तरीके का एक पेज होता है, जिसमें है ना डॉट करके मोटे मोटे डॉट होते हैं, जिनसे हमें टकरा के पता चलता है कि हाँ अब डॉट है। ठीक है, इस तरीके का पेज होता है, और वहाँ से हम कुछ भी बना सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं एक इस तरीके की आकृति बना दूँ, पी बना दिया मैंने, है ना, कुछ भी आर क्यों, उससे हमें अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का ज्ञान मिलता है और ज्यामिति, आकृति। अब दोस्तों मैं अगर इसको कुछ ऐसे बना देता तो ये रेक्टेंगल बन जाता। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलते नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या? 10 ग्राम। इसमें तस्वीर के माध्यम से ज्यामितीय आकृति की जानकारी दी जाती है। तस्वीर के माध्यम से इसमें बच्चे पहले तक खेल के माध्यम से सीखता है। इसमें 7 ज्यामितीय आकृति होती है, 5 त्रिभुज की, 1 वर्ग की और 1 समांतर चतुर्भुज की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया दोस्तों, जो हमारे 5 सब्जेक्ट है सीटेट में, और पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट में पूछा जाता है ये टॉपिक। ठीक है, अब क्या है? एनसीएफ 2005। एनसीएफ की दोस्तों फुल फॉर्म भी याद कर लेना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। एनसीएफ 2005 में ऐसे विषय पर चर्चा की गई है कि बच्चे को क्या और किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
ज्ञान को स्कूल के बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। दोस्तों जब हम कोई चीज़ बच्चे को पढ़ाए तो उसको स्कूल के बाहरी ज्ञान से भी जोड़ना चाहिए। जैसे कि अगर हम बच्चे को गिनती सिखा रहे हैं, काउंटिंग सिखा रहे हैं या जोड़ घटाव सिखा रहे हैं, तो उसको बाहरी ज्ञान से कैसे जोड़ना है कि अब तुम्हें घर जाके सब्जी लेके आना है ना, दुकान पे जाके 10 रुपये लेके जाओ और 2 रुपये की चीज़ लेके आओ, तो अब कितने रुपये बचे वो लेके आना है। इस तरीके के ज्ञान को हमें बाहरी ज्ञान से भी जोड़ना है। अगर हम कुछ भी चीज़ बच्चे को गिनती सिखाई तो गिनती को हमें बाहर भी यूज करना है। बच्चे को रटने वाली प्रणाली से बचना चाहिए। दोस्तों पहले हमें चीज़ों को रटाया जाता था, ठीक है। आज की डेट में क्या है, हमें चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। दोस्तों पहले के टाइम में क्या होता था कि हमारे टाइम में आपके टाइम में भी कि किताब बहुत मोटी मोटी होती थी, है ना। यूपी में तो बहुत ज़्यादा मोटी होती थी, है ना। मैथ की भी 12वीं में क्या की किताब होती थी, है ना। 10वीं में भी बहुत मोटी किताब। लेकिन अब क्या है, चीज़ों को पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं करके एक सीबीएसई का पैटर्न यूपी में लागू कर दिया है, ठीक है। जो एक एनसीईआरटी बेस होती है बुक, उसको ही लागू कर दिया है, एक पतली पतली सी किताब है और उनको भी समझ के हमें पढ़ना है। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा विभिन्न तरीके से दी जानी चाहिए। दोस्तों अगर हम कोई चीज़ बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसे हम अलग अलग तरीके से बच्चे को सिखाना है, ताकि कोई ना कोई कंसेप्ट बच्चे के अंदर आ जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए, यानी कि राष्ट्र के प्रति आपने देखा होगा सभी स्कूलों में, जब हम स्कूल जाते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो राष्ट्रगान हमसे कराया जाता है, जन गण मन अधिनायक, इस तरीके से, ठीक है। तो वो क्या है, हमें राष्ट्र के लिए भी आस्था हमारी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। बालक का सक्रिय होना जरूरी। सक्रिय का मतलब दोस्तों यहाँ एक्टिव होना जरूरी है, चाहे वो गलती करे, जोड़ तोड़ करे, स्वयं सुधार करे, स्वयं से जाने और सीखे। अब दोस्तों बच्चे का एक्टिव होना कैसे ज़रूरी है कि अगर हमें बच्चे को मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा हक है कि दोस्तों कि बच्चे की एक्टिव में देख सकूँ कि कौन कौन बच्चे एक्टिव में, क्रॉस चेकिंग कर सकूँ कि बच्चों इसके आगे बताओ कौन है, मैं पूछ सकता हूँ। लेकिन जिस बच्चा को नहीं पता, वो एक्टिव नहीं है, तो वो दोस्तों बता नहीं पाएगा। इसलिए हमें पढ़ाते टाइम में बच्चे को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। सीखना सामाजिक गतिविधि है। दोस्तों अगर हम सीख रहे कोई चीज़ तो वो क्या है, एक सीखना समाज में एक गतिविधि होती है। सीखने में दोहराव नहीं होना चाहिए। दोस्तों सीखने में दोहराव का मतलब है कि कोई चीज़ हमें बार बार दोहरानी नहीं है याद करके। उससे क्या कि बच्चा बोर हो जाएगा और पढ़ने का इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो जाएगा। सीखने को आनंद और संतोष से जोड़ा जाए, ना कि डर और अनुशासन से। दोस्तों पहले के टाइम में, वही स्कूल का मैं उदाहरण देता हूँ हर बार, कि पहले के टाइम में अनुशासन, है ना, और डर था पूरा स्कूल में, लेकिन अब आनंद और संतोष से जोड़ा गया है स्कूल को, है ना। एनईपी 2020 और 22 वाली पॉलिसी के तहत अब किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाता, प्रमोट कर दिया जाता, ठीक है। इस तरीके से प्राइमरी लेवल पर गणित व भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है पाठ्यचर्या की प्रत्येक गतिविधि में, ठीक है दोस्तों। मल्टीलिंगुअल 3 भाषाओं की वकालत करता है। अब पेपर में पूछ सकता है कि जो मल्टीलिंगुअल है वो कितनी भाषाओं की वकालत करता है। आपको याद रखना 3 भाषाओं की, ठीक है दोस्तों। एनसीएफ 2005 ने भाषा के 4 कौशल की बात की है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो LSRW। एल से आपका लिसनिंग हो गया, एस से स्पीकिंग हो गया, आर से रीडिंग हो गया, डब्ल्यू से हो गया आपका राइटिंग, ठीक है दोस्तों। सजा व पुरस्कार को बच्चे को नहीं देना है, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट भी एनसीएफ 2005 दोस्तों हमारा क्या हो गया, बिल्कुल जड़ से खत्म। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गणित की प्रकृति, जहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, कभी कभी 2 भी पूछ लेता है। तार्किक होती है, अमूर्त होती है, गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, सिद्धांत आदि का प्रतिपादन किया जाता है। गणित डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित है। गणितीय संकल्पना प्रकृति में श्रेणीबद्ध है, ठीक है दोस्तों अगर मैं चाहता तो इस वीडियो को बहुत लंबी कर सकता था और इनको बहुत अच्छे से पॉइंट को लिख सकता था, लेकिन मैंने तो एक रिवीजन टाइप में ये वीडियो बनाई है, ठीक है, जहाँ से आपका एक अच्छे से रिवीजन हो जाए मैथ पेडागोजी का, और आप अच्छे से अच्छा पॉइंट जो आप भूल रहे थे वो भी अच्छे से याद हो जाए, एक उदाहरण के तौर पे। चलते दोस्तों नेक्स्ट। गणित स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा, गणना आदि का विज्ञान है, ठीक है दोस्तों। गणित का ज्ञान सटीक और व्यवस्थित होता है। सटीक का क्या मतलब, तो अगर 3 + 3 है तो दोस्तों वो 6 ही होगा, सटीक का मतलब सटीक। व्यवस्थित है तो यानी कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, वो क्या एक अरेंजमेंट है अपना गणित का।
मैं दोस्तों कल एक वीडियो में बता रहा था कि वैन हिले थ्योरी इनको पढ़ के चले जाना, अबेकस वगैरह को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी वो। मैंने सोचा कि बच्चे को शायद मैं ही दे देता हूँ, अगर बच्चे लास्ट टाइम पे, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है लास्ट टाइम पे, तो बच्चे इधर उधर नहीं ढूंढ पाते टॉपिक को। तो वैन हिले का इन टॉपिक को मैंने अपनी क्लास में ले लिया है, इसको देख लो आप, सफिशियंट है। वैन हिले ने दोस्तों कुछ पॉइंट दिए हैं: विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल रिलेशनशिप, फॉर्मल, डिडक्शन और रीगर। यानी कि 5 पॉइंट दिए हैं वैन हिले ने। इन 5 पॉइंट को याद रखना कैसे कैसे मैं बताता हूँ। अब जीरो लेवल में बताया कि वर्गीकरण करता है। एनालिसिस 2 में गुणों के आधार पर वर्गीकरण करता है। इनफॉर्मल रिलेशनशिप, इसमें आकृति के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है। फॉर्मल डिडक्शन में आकृतियों के फॉर्मूले ढूंढने लगता है। रीगर एक्सियोमेटिक में क्या है, ज्यामितीय चिंतन के अनुसार खुद से चीज़ें बनाता है। अब विजुअलाइजेशन क्या है कि बच्चा कोई चीज़ देख रहा है तो उसमें पेंसिल को अलग अलग, जैसे कि पेंसिल है एक बॉक्स में, है ना, पेन है, रबड़ है, तो उनको अलग अलग कर सकता है देख के। यानी कि पेंसिल को यहाँ रखेगा, रबड़ को यहाँ रखेगा, पेन को यहाँ रखेगा, इस तरीके से वर्गीकरण कर रहा है। लेकिन एनालिसिस में क्या है कि गुणों के आधार पर, अब पूरे बॉक्स में दोस्तों ये क्या है कि पूरे बॉक्स में पेंसिल पेंसिल है, ठीक है। अब गुणों के आधार पर अब कलर अलग है, ठीक है, कलर का अलग है, कोई येलो है, कोई रेड है, कोई ब्लैक है, कोई वाइट है, इस तरीके से अब उनको अलग रखेगा। जो वाइट वाइट है उनको यहाँ रखेगा, जो ब्लू ब्लू है उनको यहाँ रखेगा, जो ग्रीन ग्रीन है उनको यहाँ रखेगा। इस तरीके से क्या है, बच्चा जो गुणों के आधार पर जहाँ वर्गीकरण करे वहाँ एनालिसिस स्टेज होती है, ठीक है, वैनिले की। विजुअलाइजेशन में बच्चा देख के करता है वर्गीकरण। इनफॉर्मल और रिलेशनशिप में संबंध बनाना शुरू कर देता है उनकी समानता के आधार पर। यानी कि संबंध कब बनाता है उनकी समानता के आधार पर, कि वो पेंटागन है, रेक्टेंगल है, ठीक है, कौन सी आकृति है, उसकी हाइट कितनी है, इस तरीके की चीज़ें वो इनफॉर्मल रिलेशनशिप में करता है। फॉर्मल डिडक्शन में आकृतियों के फॉर्मूले ढूंढने लगता है। जैसे कि एक रबड़ है, रबड़ क्या है दोस्तों, एक रेक्टेंगल टाइप है, रेक्टेंगल का अब वो सूत्र ढूंढेगा, क्षेत्रफल, परिमाप, ठीक है, इस तरीके का वो अब उनके सूत्र ढूंढने लगता है, फॉर्मूला। रीगर एक्जियोमेट्रिक, ज्यामितीय चिंतन के अनुसार खुद से चीज़ें बनाता है। अब दोस्तों जैसे कि हमने उसको चीज़ें बतानी शुरू कर दी, है ना, सूत्र ढूंढने शुरू कर दिया, अब वो खुद से चित्र बनाएगा। अब उस कभी स्क्वायर बनाएगा, कभी रेक्टेंगल बनाएगा, कभी पेंटागन बनाएगा, कभी हेक्सागन बनाएगा। इस तरीके से वो अपनी अपनी एक न्यू न्यू आकृति बनाएगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों वैन हिले थ्योरी। अब मैं आशा करता हूँ शायद आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरे कभी वीडियो की। मैं कर सकता था दोस्तों कि इनको रेड अच्छे से सजा सजा के लिखता, ठीक है, लेकिन मुझे तो आपका एक रिवीजन कराना है, ठीक है, मुझे सजा के नहीं लिखना आप वीडियो में। और जो पहले से पढ़ चुका है टॉपिक को, उसको ये चीज़ें दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि मुझे कौन सा रेड करना था और कौन सा ब्लू, ठीक है। बस उसको तो एक समझने के तौर पे मैंने लिया है। पमेला लाइबैक थ्योरी, भाषा और गणित को प्रभावशाली बनाने के लिए एक थ्योरी दी, ठीक है। पमेला लाइबैक थ्योरी ने एक भाषा को और गणित को प्रभावशाली बनाने के लिए थ्योरी दी है, जिसको ELPS भी बोलते हैं, एक्सपीरियंस लैंग्वेज पिक्चर सिंबल। अब इसका सीक्वेंस पूछता है उसमें, सबसे पहले मूल चीज़ लेनी है, फिर उस चीज़ के बारे में बताएंगे, फिर उसको करके दिखाएंगे, फिर उसका सिंबल दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलते जीन पियाजे का गणित। जीन पियाजे का गणित भी बहुत इंपॉर्टेंट है। NLWV का कंसेप्ट दिया, ठीक है। अब NLWV का क्या है, N से हो गया नंबर, L से हो गया लेंथ, W से हो गया वेट, V से हो गया वॉल्यूम का कंसेप्ट दिया। पूछ सकता है दोस्तों वॉल्यूम से पहले क्या दिया, वेट, वेट से पहले क्या क्या दिया, लेंथ, लेंथ से पहले क्या दिया, नंबर का कंसेप्ट। इस चीज़ को हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में इनका कथन संख्याई तर्कसंगत गणितीय ज्ञान में आती है, क्योंकि संख्या वे रचना है जिनकी रचना बच्चा मन से करता है, ठीक है दोस्तों। इन्होंने कहा था कि संख्या बच्चे के द्वारा वस्तु के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण करता है। प्रोपोर्शनल रीजनिंग आदि का कंसेप्ट दिया। बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, ये वाला पॉइंट याद रख लेना। प्रोपोर्शनल रीजनिंग का कंसेप्ट किसने दिया, तो आपको याद रखना है जीन पियाजे ने। पूछ लेता दोस्तों इस टॉपिक को। अब क्या है दोस्तों, जॉर्ज पोलिया। जॉर्ज पोलिया ने समस्या समाधान के 4 स्टेप बताए। कौन कौन से, समस्या को समझना, योजना बनाना, योजना का संचालन और पुनः जांचना, ठीक है दोस्तों। 4 स्टेप को अच्छे से याद रख लेना, है ना, बहुत अच्छे से पूछ लेता है। इनमें से कोई से एक गुम कर देगा, आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो वही आपको लगाना है, ठीक है। जोल्टन डाइन्स, जोल्टन डाइन्स बहुत अच्छा टॉपिक है। ये गणित खेल कहानी जोड़ तोड़ के माध्यम से सीख सकते हैं, कम उम्र में अधिक जटिल गणित संख्या सीख सकते हैं। जोल्टन डाइन्स ने अपनी थ्योरी में 4 सिद्धांत दिए जो निम्नलिखित हैं।
जोल्टाडाइन्स के 4 सिद्धांत को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। डायनामिक प्रिंसिपल, परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी, मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी, कंस्ट्रक्टिविटी, ठीक है। 4 सिद्धांत बहुत अच्छे से याद कर लेना। डाइन्स ब्लॉक स्थानीय मान के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ट्रेनग्राम और डाइन्स ब्लॉक से स्थानिक समझ विकसित होती है। स्थानिक का स्पेशल इंटेलिजेंस, इसमें फ्रैक्शन का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। पैटर्न क्या है? यह मेंटल एक्टिविटी से संबंधित है। इसमें बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ती है, इससे बच्चे में तर्क चिंतन बढ़ता है। शेप्स में क्या है? 2D में लंबाई और चौड़ाई होती है, 3D में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी, लेकिन फिर भी मैंने छोटे छोटे पॉइंट को लिखा है ताकि आपका रिवीजन हो सके। एग्रीगेशन एंड ऑगमेंटेशन, समुच्चन, जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? समुच्चन कहलाता है। समुच्चन को आप याद होगा दोस्तों, एग्रीगेशन। अब क्या है? संवर्धन, ऑगमेंटेशन, जब एक चीज़ को बढ़ाया जाता है, जैसे दूध में पानी मिलाना, वो क्या दोस्तों? संवर्धन। समुच्चन और संवर्धन दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया। जब हम दो चीज़ को जोड़ते हैं वो क्या दोस्तों? वो हो गया हमारा समुच्चन। जैसे कि दो टूटे टूटे दो लकड़ी के टुकड़े था, जब हम उनको फेविकोल से जोड़ते हैं तो वो हो गया समुच्चन। लेकिन जब हम एक चीज़ को बढ़ाया जाता है, जैसे कि पेट्रोल में अगर हम पानी डालेंगे थोड़ा सा तो पेट्रोल बढ़ेगा, ना कि पेट्रोल में पानी, ठीक है, पेट्रोल बढ़ेगा। इस तरीके से हम एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं, दूध में पानी डालते तो दूध बढ़ेगा। अब चाहे दोस्तों वो हम अपने देश में भाषा में बात करें तो नीकड़ू दूध बनेगा नहीं ना पानी डालने से, लेकिन दूध तो बनेगा दोस्तों, ठीक है। आज की वीडियो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वो मैंने सारे करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरा भी हौसला बने रहे। और इस वीडियो को दोस्तों अगर आपका रिवीजन फिर से करना है तो इस वीडियो को फिर से देख लो दोस्तों। इससे क्या है कि आपका कंसेप्ट, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो मैंने इसलिए भी नहीं बनाई क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा और आप दोस्तों इसे आसानी से देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रही है हमारे चैनल पर। धन्यवाद।